साथियों नमस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले कांग्रेस अध्यक्ष कुछ बातें कहेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन के के.सी. वेणुगोपाल जी वापस तमिलनाडु की मीटिंग में जाएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक सिंघवी जी और अधीर रंजन जी लेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी देंगे। तो पहले मैं गुजारिश करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष को कि आपको संबोधित करें। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राहुल जी, वेणुगोपाल जी, सिंघवी जी, जयराम रमेश जी, आदि रंजन चौधरी जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है,
हार्डली, ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 500-600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। क्या विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन। अच्छा मैं करता हूँ तो अध्यक्ष। साथियों, अभी अभिषेक सिंघवी जी आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में हमारे संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी भी आपको संबोधित करेंगे। अभिषेक सिंघवी जी। दोस्तों, शुरू करें। थोड़ा दरवाज़ा बंद कर लीजिए और शुरू करें। शांत हो जाएं। पीछे वाला दरवाज़ा। जैसा कि हमेशा करते हैं, हिंदी इंग्लिश में करेंगे। थोड़ा सब्र रखें आप, संक्षिप्त ही है। शांत हो जाइए प्लीज, थोड़ा शांत हो जाइए। दोस्तों, आज सत्य, साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीज़ें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को
अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। फ्रेंड्स, I am going to use words of studied moderation when I come to the actual issues. And since I have argued this matter, I am going to really summarize the 6, 7, 8 major issues on the merits for you without really expressing any opinion. But before that, I have to say what I have said partly in Hindi, that this entire country has heard, seen Rahul Gandhi in action, in and outside of Parliament. His actions, his speech, his thought process, his initiatives, his abhiyans are all ultimately animated by his thinking, Daro Mat. Daro Mat. He has demonstrated time and again the courage of his convictions. He has equally reposed faith in the rule of law. It took some time. From 2019, the complainant himself delayed the matter and suddenly accelerated the proceedings to result in the conviction. And since then, Shri Rahul Gandhi has shown exemplary courage, restraint, and a great faith in the judicial process. He went through every forum with unwavering faith. He did not leapfrog from the trial court to the High Court. He did not leapfrog from the First Appellate Court to the Supreme Court. And I think his faith in the system, in the judicial process, is seen for you today. Our fight, Rahul Gandhi ji's fight, has also demonstrated the integrity and the importance of that integrity in our institutions. It is always the task for each of us, opposition and others, and in particular it's a task Rahul Gandhi has taken upon himself, to maintain to the extent possible the purity and integrity of these institutions, to be able to enforce law without fear or favor, to be able to work without political interference. This entire incident has demonstrated the vital importance of an opposition which will not be backing down. That has been Rahul Gandhi's calling card, don't back down. This has also demonstrated how the opposition, and principal voice amongst them in many ways has been Rahul Gandhi's, doesn't yield on vital issues like unemployment, economic stagnation, farmers' issues, etc. Now friends, चूंकि जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक कि वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहाँ तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूँगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं, कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है
वो 13 करोड़ का समुदाय है। और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है। और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीजें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग्य भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में, जिसमें के सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि वाला। तो विधायिका ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट है, उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4, नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है वो अपराध जो कम जघन्य हैं, कम गंभीर हैं, उसमें आपको वारंट चाहिए, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते। और उसके ऊपर कंपाउंडेबल 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने प्राइवेटली कंपाउंड कर लिया, 2 निजी रूप से इंडिविजुअल ने, स्टेट नहीं आता उसमें कहीं। दूसरा होता है कि आपको स्टेट की अनुमति चाहिए, स्टेट वाले ज़्यादा जघन्य, ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं। तो ये अपराध कंपाउंडेबल है 2 निजी व्यक्ति विशेष के बीच में। तो हमने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने जघन्य भी बोल दिया, भर्त्सना योग्य भी बोल दिया और गंभीर भी बोल दिया, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, 2 वर्ष का है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तीसरा, 13 करोड़ का समुदाय, मानहानि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ये कानून उच्च न्यायालय ने बताया आपको, हमको सिखाया है नया। कोई अमुक व्यक्ति, केरला से कश्मीर, असम से गुजरात। लेकिन साथ साथ ये पूछा आपने, हमारी चार्ट में 13 ऐसे केसेस हैं। ऐसा कैसे हुआ भैया कि सभी के सभी 13 केसेस, उस 13 करोड़ के समुदाय में से जो 13 केसेस फाइल हुए, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए? ये अजीब सा समुदाय है जिसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही जगते हैं कंप्लेनेंट के रूप में। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था कि आपने ये नहीं देखा कि अपने निर्णय में एक नया ऑफेंस डाल दिया है जो याचक ने भी नहीं कहा था। एक प्रावधान है 171G रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। उसमें यह है कि अगर 2 कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को किसी रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिख दिया है माननीय उच्च न्यायालय। लेकिन 171G तो न याचक का केस था न हमारा केस था, किसी ने रेज ही नहीं किया था। उसको पूरा ऑफेंस करके माननीय राहुल गांधी जी को दंडित भी कर दिया उस पैराग्राफ में। हमने ये सब बताया कि इससे मालूम होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल गलत, विकृत,
इत्यादि निर्णय हैं और इसलिए इसको तुरंत स्टे करना चाहिए। इसके अलावा हमने कई और चीज़ें दी हैं जिनको मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि जो मूल वाक्य है जो कि 3 पृष्ठ की राजनीतिक स्पीच में कोलार में 1.5 वाक्य या 3 लाइन का वाक्य बनता है, उसको सिद्ध करने के लिए जो एविडेंस एक्ट में एक सर्टिफिकेट चाहिए वो आज तक किसी ने उपलब्ध नहीं करवाया। तो प्राथमिक रूप से ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया श्री राहुल गांधी को, लेकिन स्पीच अभी तक कानूनी रूप से सिद्ध नहीं हुई है। जब स्पीच सिद्ध नहीं हुई तो वो याचक जिसने कंप्लेंट की थी, पूर्णेश्वर मोदी, वो गया हाईकोर्ट में अपने खुद की कंप्लेंट के विरुद्ध और अपनी खुद की कंप्लेंट को स्टे करवा दिया इस ग्राउंड पे कि मैं अभी और ढूंढ रहा हूं सामान, क्योंकि मैं अपनी वो स्पीच को, क्योंकि उसने स्पीच में एक न्यूज़पेपर प्रोड्यूस किया, कोई टेप नहीं प्रोड्यूस किया, खुद आंखों देखा हाल था नहीं, क्योंकि जो याचक है वो था नहीं वहां पर स्पीच में, तो उसने कहा मुझे और टाइम चाहिए और अपनी ही कंप्लेंट पे स्टे ले लिया। 1.5 साल बाद जब उसने अपनी ही कंप्लेंट का स्टे हटाया और ये कन्विक्शन लिया, तो ये नहीं बताया कि उस 1.5 साल में उसने नया क्या ढूंढा था जिस कारण से उसने स्टे लिया था। कोई नया तथ्य नहीं निकला था। तो एक प्रकार से कन्विक्शन दिया गया है एक ऐसी कंप्लेंट में जहां ये वाक्य सिद्ध ही नहीं हुआ है एविडेंस एक्ट के नियमों के अनुसार। जब ये दिखा कि ये सिद्ध नहीं हुआ है, न उसमें किसी आंखों देखा हाल है, न टेप है, टेप को आपने सर्टिफिकेट अंडर 65B के अनुसार सिद्ध नहीं किया है, इत्यादि इत्यादि। तो 5वां बिंदु, इन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया, गणेश विज है उसका नाम, जो बीजेपी का काफी उच्च स्तर का कार्यकर्ता है, सांस्कृतिक विभाग का अध्यक्ष है। उसका नाम कंप्लेंट में नहीं है, उसका नाम विटनेस लिस्ट में नहीं है, वो कभी आगे आया नहीं। 1.25 साल कंप्लेंट के बाद, 1.25 साल होता है 1 महीना, 1 साल 9 महीना, उन्होंने इसको खड़ा कर दिया बीजेपी कार्यकर्ता को कि मैं वहां था खड़ा हुआ, मेरी आंखों देखी हाल है, मैंने स्पीच सुनी थी। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वर्थलेस विटनेस, उस विटनेस का कोई भी आप उसके ऊपर आप आधारित नहीं कर सकते अपने कन्विक्शन को। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो पूरी तरह से देखा भी नहीं उच्च न्यायालय ने, कि आप कब तक जो जन समुदाय है वायनाड का, उनको वंचित रखेंगे एक चुनावित व्यक्ति द्वारा। ये कानून में एक मुद्दा है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, कानून में ये अहम मुद्दा माना जाता है कि क्यों आप कन्विक्शन स्टे करें। 7वां मुद्दा जिसपे बहुत अहमियत दी है, जो ऑर्डर में भी आप पढ़ेंगे शाम को, जो ऑर्डर आएगा, तो हमने बहस की थी कि अगर 11 महीने, 1 साल 11 महीने और 29 दिन का दंड होता तो पर्याप्त नहीं होता इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। यह आवश्यक है कि 2 साल का हो, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। अब रोचक बात यह है कि 2 साल इस दंड के लिए मैक्सिमम है, और आज तक जिन लोगों को इसका अनुभव है वो जानते हैं कि 2 साल का कभी भी दंड जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है नहीं दिया गया है। लेकिन उसको छोड़िए, अगर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट देना है दंड, तो जो आप सेंटेंसिंग की कार्रवाई कन्विक्शन की कार्रवाई से अलग होती है। मैं पहले कन्विक्ट कर दूंगा आपको, उसके बाद मेरे को अलग एक सुनवाई करनी होती है सेंटेंसिंग में। तो माननीय जज ने कहीं ये कोई कारण नहीं दिया, कोई औचित्य नहीं बताया कि क्यों हमने आपको 2 वर्ष का मैक्सिमम अधिकतम दंड दिया है। अगर उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, 15 मिनट में सेंटेंसिंग, राहुल गांधी जी गए थे कोर्ट, तो अगर आप कारण नहीं बताओगे तो उसका आधार नहीं होगा, तो 2 वर्ष कैसे आपने लागू किए एक साथ। 8वां, उन्होंने कहा कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। हमने चार्ट दिखाई, 13 केसेस में 1 में भी कन्विक्ट नहीं हुए राहुल गांधी जी, 1 में भी। सबके सब 13 केसेस बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हैं। मैं आपको एक केस कार्यकर्ता द्वारा फाइल करके मैं कह दूंगा कन्विक्ट हो आप। एक 14वां केस है जिसपे कन्विक्ट नहीं हुए, राफेल का कंटेम्प्ट है, जहां मैं पेश हुआ था, वहां पर अपॉलॉजी मान्य है, वहां भी कन्विक्ट नहीं हुए। और वो राफेल वाला वक्तव्य 14 नवंबर 2019 का है। ये वक्तव्य जो कोलार में हुआ वो 14 अप्रैल 2019 का, 8 महीने पहले का है। तो आप कोलार के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते एक ऐसे वाक्य के आधार पे जो 8 महीने बाद हुआ।
इस प्रकार के मैं आपको कई और मुद्दे दे सकता हूं। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है ये बताना कि ये कन्विक्शन हमारा पूरा विश्वास और आशा है, हमारा हौसला है कि निकट भविष्य में ये कन्विक्शन एक्विटल में बदल जाएगा। अपील इसकी चल रही है, कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। तब तक, जब तक ये चलती है, तब तक आप किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर निष्कासित कैसे रख सकते हो, उनका स्थान रिक्त कैसे रख सकते हो, उनको जितने लोगों ने, आप जानते कितने लाख लोगों ने उनको चुनावित किया, उनको आप वंचित कैसे रख सकते हो इस पद से। और इसलिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस चाहती है कि ऐसे केस में आपको स्टे करना चाहिए। हमारी दलील मान के उन्होंने स्टे किया। अब अंतिम बात हिंदी में, अगर ज़रूरत होगी तो मैं संक्षेप में अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। उसमें ऑर्डर जो शाम को आएगा उसमें उन्होंने 2 लाइन जरूर कही हैं कि अगर श्री राहुल गांधी को जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका आभास होता तो शायद वो और रिस्ट्रेंट रखते। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें विनम्रता से कहना चाहूँगा। आप मूल मुद्दे की बात करिए, जो कन्विक्शन स्टे है उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप ये 2 वाक्य को ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ कहा है। मूल मुद्दा है कि आपने स्टे करना है कि नहीं कन्विक्शन को, और वो स्टे हो गया है। दूसरा जो ये जिक्र है इसका, उसमें ये लिखा है कि अगर ये राफेल वाला ऑर्डर पहले आया होता, ये तो हम दोनों की बात मानी हुई बात है कि राफेल का ऑर्डर 8 महीने बाद आया था, तो इसलिए उसका कोई लागू होने का सवाल नहीं उठता। बार बार निचले कोर्ट्स में भी ये प्रयत्न किया गया, सीधे या परोक्ष रूप से, कि श्री राहुल गांधी माफ़ी मांगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निचले कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस पर राजनीतिक नंबर बनाने थे, आपको विकृत करना था, आपको पक्ष एक ऐसा रखना था कोर्ट के जनता के सामने जो गलत है। श्री राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि वो सिद्धांत पे लड़े हैं। उनका बिल्कुल कोई रूप से ये इरादा नहीं था। इरादा वाला हमारा एक 8वां पॉइंट था कि जो प्रावधान है 499, उसमें इरादा चाहिए, बद इरादा चाहिए, गलत इंटेंट चाहिए। और इसमें एक बड़ा रोचक वाक्य है एविडेंस वाले का कि मुझे राहुल गांधी के बद इरादे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है। ये लिखा है उन्होंने, कंप्लेनेंट ने। तो हमने ये कहा कि जब ये है सिचुएशन तो आपको किसी रूप से ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं होना चाहिए। हमारी दलील मानी गई, पूरी तरह से बहस दूसरी तरफ से भी हुई थी, इसलिए ये बहुत ही संतुलित ऑर्डर है। जैसा मैंने कहा, ये विजय है लोकतंत्र गणतंत्र की, लोगों की, सिद्धांतों की, संविधान की और कानून की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अभिषेक जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम लोकसभा में स्पीकर को लेना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम स्पीकर को लेना है लोकसभा में। हमारे कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता लोकसभा में अधीर रंजन जी यहाँ मौजूद हैं। वो आपको इस विषय पर बताएंगे, क्योंकि वो स्पीकर साहब के साथ संपर्क में है। वो आपको ये इस बात पर कुछ बताएंगे। अधीर रंजन जी। आप सबको नमस्कार। हमारे कानून विशारद अभिषेक मनु सिंघवी जी सारे मुद्दे को विस्तार से बयान किए हैं। नया कुछ कहने की जरूरत नहीं है जब तक केस की सवाल है। जयराम जी कह दिए हैं कि अगले हमें क्या करना है ये हम तय करते हैं। आज जिस वक्त ये खबर आके पहुंचे कि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी उसमें राहुल गांधी जी की राहत मिले, तब सही महीनों में हम सबको अंदर एक खुशी की लहर बह गए। सदन में
राहुल गांधी जी की नदरत अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे, अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं, अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। उनकी सदस्यता जिस त्वरित गति से संपन्न हुई थी, आप सबको जानकारी है कितनी त्वरित गति से उनकी सदस्यता खारिज हुई, और उसके साथ साथ मकान भी खाली करवा गया। जब ये दिल्ली में लुटेन में बीजेपी वालों को कितने सारे नुमाइंदे सालों साल अपने बंगला में विराजमान रहते हैं, वो भी सदस्य ना होने के बावजूद, लेकिन वो परिवार, जिस परिवार हिंदुस्तान को तीन प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस परिवार हिंदुस्तान के लिए एक नहीं दो बलिदान किए हैं, उस परिवार की सदस्य राहुल गांधी जी को मान लीजिए धक्का मारते हुए उनकी घर खाली करवा गया। इस तरीके की वेदना, निर्ममता साथ लेकर हम लोग चलते थे, लेकिन भरोसा तो थी कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जरूर जीत होंगे, और वो आज हुआ है। हिम्मत ना खोना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। जो कहते हैं ये तेरा बस की नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना, यही मकसद लेकर चलते चलते आज राहुल गांधी जी की सच्चाई साबित हो चुके हैं। सनद रहे कि हमारे देश की और सभ्यता की सबसे बड़ा पहचान होते हैं सत्यमेव जयते। आज जीत हुई सच्चाई की, हिंदुस्तान की करोड़ों की आम लोगों को आशीर्वाद, दुआ, समर्थन राहुल गांधी जी की सबसे बड़ा ताकत थी, और इसी ताकत के बदौलत उन्होंने आज जीत हासिल किए हैं। अभी सदन की अंदर जाना बाकी है। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने, और स्पीकर साहब को दरखास्त भी किए हैं, गुजारिश भी किए हैं
कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बरखास्त हुई थी, उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। मैंने कहा स्पीकर साहब, यह सदन की गरिमा आपके हाथ में है, यह सदन की अभिभावक हो आप, सदन की हर सदस्य सदस्या सबकी सुरक्षा आपको देना है। राहुल गांधी जी की जल्द से जल्द वापस लाके उनको अधिकार दिलाइए। मंगलवार को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने वाला है। यह चर्चा की चलते दिन रात सदन के अंदर सदन की बाहर हम सब गुहार लगाते आ रहे हैं। टालते 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 8 तारीख को सदन में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए दिन तय किए गए, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। और नियमों के मुताबिक जब अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाए जाते, जिसकी मान्यता दिया जाते स्पीकर की तरफ से, उस समय बिना अविश्वास प्रस्ताव कोई विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। ये हमारा नियमों के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक। लेकिन फिर भी रोजाना ये सरकार सदन में बिना चर्चा एक के बाद एक विधेयक धड़ल्ले से पारित करते जा रहे हैं। ये परंपरा के खिलाफ सदन की हालात देखकर हम लोग सब बड़े परेशान हैं। आज तक हिंदुस्तान की ये पार्लियामेंट में, सदन में कभी ऐसा नजीर नहीं हुई थी जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर साहब की टेबल पे अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा नहीं हुई और दूसरी तरफ एक के बाद एक विधेयक पारित होते गए। तो इसलिए हमारी तरफ से हम सोचे हैं, हमारे नेतागण को भी मैं ये बात रखे हैं, गुजारिश किए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पे राहुल गांधी जी को शिरकत करना जरूरी है। और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू होने का पहले ही राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। शुक्रिया अधीर जी। हाँ, आपके सवाल। हाँ मौसमी, सुप्रीम कोर्ट वाले जो आप कह रहे हैं कि दिए, ये पता नहीं। एक चीज बताना चाहता था इसी विषय में। देखिए, ये जो निष्कासन हुआ है या जो निलंबन हुआ है, ये सिर्फ जो भी निलंबन या निष्कासन हुआ है, ये पूरा परिणाम स्वरूप है। परिणाम किस चीज का है? जो मूल आदेश है कन्विक्शन का। जब नीचे की नींव हट जाए तो इमारत नहीं रह सकती, जब मूल हट जाए तो परिणाम नहीं रह सकता। नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए भी अभी हाल में हमको एक प्रेसिडेंट मिल गया है और रोचक है कि मैं उसमें भी अपेयर हुआ था। माननीय लक्षद्वीप के जो सांसद हैं, उनके लिए जिस गति की बात कर रहे हैं भाई अधीर जी,
या जिस दिशा की बात कर रहे हैं उसमें 1.5 महीने तक उस सांसद को 1.25 महीने तक मिल गया स्टे ऑर्डर उच्च न्यायालय केरला से, उसके बाद भी इस प्रकार की दलीलों के आधार पर उनको एंट्री पत्र नहीं दिया गया। हमने फिर एक और याचिका फाइल की, मैं पेश हूँ। जिस दिन याचिका लिस्ट हुई सरकार दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि याचिका क्यों आई, हम तो दे ही रहे हैं, कल ही दे रहे हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि ऐसा अधीर रंजन चौधरी को या मुझे नहीं करना पड़ेगा। एक ग्रेस होता है हर काम का, एक विवेक होता है, राजनीति में भी एक सौहार्द होना चाहिए। जब निर्णय आ गया उच्चतम न्यायालय, उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, तो आप ये कागज पत्ती और तकनीकी चीज़ों पे करोगे। नॉर्मली आमतौर पे ऑर्डर आज आ जाना चाहिए, लेटेस्ट कल आ जाएगा। तो एक कागज लिखना है 2 लाइन का उनको कि संडे या मंडे को वो वापस आ जाएं। सिद्धार्थ, एक सवाल। उनका रिप्लाई क्या है? चेयर के आपने राजेंद्र अग्रवाल जो चेयर पे थे आज उनसे बात करी है, उनका रिप्लाई क्या रहा है आपको ये जानना? मैं कहूँ हाँ, आप ही बताओगे क्या? उनका ये कहना मैंने पहले बता चुके हैं आपको कि ये सारे जो कागजात, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट की कागजात, वो हमारे हवाले आने दीजिए कम से कम, तब ना हम इस पे कोई निर्णय लेंगे। तो थोड़ा समय दीजिए, मेरे हवाले आने तक ये कागजात आ जाए तो मैं तुरंत कार्रवाई करना शुरू करेंगे। तो हमारी पार्टी की तरफ से भी ये सुप्रीम कोर्ट से ये डॉक्यूमेंट उठाने के लिए हमारे भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। हम लोग जितना जल्द हो सके सारे कागजात उनके पास सौंपेंगे। और मंडे तो हमारे सदन भी है, हमें बोलने का मौका भी मिलेंगे। और उसके पहले मैं आज शाम हो रात हो फिर दोबारा जरूरत पड़े तो स्पीकर साहब के घर पे पहुंच जाऊंगा अगर वो कागजात मिले। कि राहुल गांधी जी के लिए अगर जरूरत पड़े सारे रात खड़ा रहेंगे स्पीकर साहब के घर के बाहर। सर सोमनाथ फ्रॉम संवाद प्रतिदिन। सर स्पेशली अधीरता से पूछना चाहूँगा कि पहले दिन से जब से आप लोग नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव दिए हो, आप लोग बोलते रहे हो जल्दी से लाया जाए। क्या ये लगता है कि जो डिले हुआ आपके लिए अच्छा ही हुआ कि आप वहाँ पे राहुल जी को बोलने का मौका मिलेगा? देखिए, वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। अच्छा बुरा नहीं, राहुल गांधी जी जहां खड़ा होते हैं वहां राहुल गांधी जी संघर्ष जारी कर देते हैं। जहां राहुल गांधी होते हो खड़ा, वहां संघर्ष जारी हो जाते हैं, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। हम ये मौका लेना चाहते हैं, मौके का फायदा हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी है। जब अविश्वास प्रस्ताव है और प्रस्ताव पे चर्चा होने की पहले अगर राहुल गांधी जी की दर्शन मिले सदन के अंदर उनकी उपस्थिति में, और ये जो चर्चा में और रंग रूप बहुत किस्म के नया आयाम लाया जाएगा। Mr. Singhvi, in the previous case, Lakshadweep MP, we saw that the Speaker's office actually consulted the Law Ministry, and it was on their advice that his membership was restored. It's a matter of, I mean, it could have been a matter of coincidence. I can find you many more complicated questions of law they will have to consider before releasing the membership entry form of Mr. Rahul Gandhi. They may have to go to the Law Minister, they may even have to file an application to the Supreme Court to understand. I mean, what are we talking about? Is it a complicated issue of law? They have got a conviction. Rahul Gandhi's disqualification is, I repeat, only a consequence of the disqualification. You have stated. Now you can find many excuses. You are right in your question. I can find 10 more excuses. I have to refer to Mr. Jairam Ramesh, he has to refer to Mr. Adhir Ranjan Chaudhary has to refer to a third person, and we will take 1 week. But what is the meaning of that? It will show malafide, it will be unfair, it will be graceless, and it will be completely contrary to the heart and soul of parliamentary democracy, which requires a certain etiquette and a certain give and take. Yes, सिंघवी सर, क्योंकि इस पूरे केस में आपने राजनीतिक षड्यंत्र की बात की, 2 सेशन तक राहुल गांधी बाहर भी रहे संसद के सदन से, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का एक तरीके से उसकी वजह से वो वहाँ हुआ, तो आपको लगता है उस पर भी कुछ रिकंसिडरेशन या अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि दुरुपयोग आगे ना हो किसी और सांसद के साथ? देखिए, ये एक और व्यापक मुद्दा है। इसमें हम
मैं अपना निजी मत दे सकता हूं, लेकिन इसमें पार्टियां सब साथ बैठ के बातचीत नहीं की है। निश्चित रूप से संसद में मैं समझता हूं ये भावना और नीति होगी कि आज अगर कोई ऐसा निर्णय आता है तो आपको आधा घंटा भी बिना दिए आप निष्कासित हो जाओ और कोर्ट कचहरी का प्रोसेस कुछ हफ्ते लग जाए, कुछ महीने लग जाए, तो निश्चित रूप से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन इस वक्त हम इसकी बात नहीं कर सकते। इसमें एक अखिल भारतीय सर्वदलीय सहमति बनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें मुद्दे में मेरिट है कि रिकंसिडर किया जाए। Dr. Singhvi, my question to you, according to you, does the law require that the Lok Sabha Secretariat or the Lok Sabha Speaker need guidance or need a reference from the Law Ministry or? My answer is an emphatic no. I partly answered it in Mr. Sandeep Fukan's query. What prevents you from asking a second opinion from the Commerce Ministry or some other ministry after you get the Law Ministry opinion? This is all bahanebaji, and it will be seen as such. Clearly, there is nothing. What is the legal issue of law required to get an opinion on which question? There is English language written in the order. Mr. Singhvi, I mean, you are fearing that the government may try to delay this and there may be another conspiracy to get his disqualification revoked, as Mr. Adhir Ranjan Chaudhary has also said. So what plan do you have in that case, if it is delayed, Just as we have faith in courts and justice, we have faith in democracy. I didn't say that. I said I hope and trust that I will not have to do in this case what I had to do in the Lakshadweep case. That hope and trust remains for a couple more days. Ultimately, if that is belied and betrayed, then our only option as a citizen, a law-abiding citizen with faith in the justice system, we have to go to court again. Mr. Singhvi, many congratulations. Finally, you have been able to get, even though you were under attack from everybody, you got reprieve for Rahul Gandhi. But the big question is that you heard what the Supreme Court, and I don't want to, put it in black and white, but you heard what he said about Rahul Gandhi, that a man is not in good taste. What is the question? Can I finish? Let me finish the question. Like, it has to be. Oh, you want me to stop asking questions? So the issue is, what is your advice to your client now that he has got that legal reprieve? Because in the electoral battle for 2024, this is going to become far worse. I am answering a question without you revealing to me who are those people who are supposedly attacking me. Now, the answer to my client has been the same from when the matter started till today. Have faith in institutions, have faith in the process, go by the law, and try your best. Second, Rahul Gandhi has been completely and totally conviction stayed. There is no stigma on him. A sentence which says that had that judgment come earlier, things might have been different. Certainly, people who want to be selective, people who want to be partial, people who want to be motivated, I'm not saying you, I'm saying people who will misread it, people who want to distort an order, it is like looking at the hair at the end of the tail and ignoring both the tail and the dog. सर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन में ये भी था कि अगर डेफेमेशन के लिए कन्विक्शन हो रहा है तो ऐसा क्यों है कि जो सज़ा है वो 2 साल की हुई या वो कम क्यों नहीं हो सकती थी, और आप लोगों ने अपने हलफनामे में भी कुछ इस तरह की बात कही है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ चेंज के लिए भी आप लोग कोशिश करेंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा अभी उन महिला के प्रश्न में कि ये थोड़ा व्यापक प्रश्न है, बाद में हम सर्वदलीय स्तर पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है कि आपने अंतिम अधिकतम दंड लगाया, उसका कोई कारण नहीं दिया आपने। ये दंड 1 साल और 6 महीने क्यों नहीं है, 1 साल 9 महीने क्यों नहीं है, 1 साल 11 महीने 29 दिन क्यों नहीं है, ये जज ने कहीं नहीं बताया आपको। तो आप सीधा अगर 0 से अधिकतम सेंटेंस दंड लगाते हैं और कोई कारण नहीं देते हैं और आप जानते हैं कि उस दंड का परिणाम एक ही होता है, डिस्क्वालिफिकेशन, तो गलत है। ये कहा है उन्होंने। अधीर जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं शिवानी हूँ, टाइम्स नाउ नवभारत से। आपने क्योंकि बात यहाँ पर उठाई थी कि उनको सांसद उनको हटा दिया गया था और सबसे निर्मम बात आपको ये लगी कि बंगला भी खाली कराया गया। अब जब उनकी सांसदी बहाल होती है, क्या कोशिश आप लोगों की ये भी होगी कि उनको वापस वो बंगला मिले जिससे ये अधिकार की बात है, कोई दया की नहीं। मोदी जी से, सरकार से कोई दया या भीख नहीं मांगते हैं हम लोग। जो अधिकार है, अधिकार के तहत जो मिल रहा है मिलेंगे। तो क्या उसी घर के लिए आप लोग प्रयास? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको क्या कहा, हमको भीख नहीं मांगने वाला, कोई दया नहीं मांगने वाला। जो अधिकार की तहत जो मिलने वाला वही हम लेंगे। अधिकार की बात है ये। बिल्कुल एक ही है, आपसे ही है, ठीक है। तो
कानूनी लड़ाई में आपको जीत मिली है, मुबारक हो। लेकिन आप लोगों ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है ये लोकतंत्र की ही जीत है। लेकिन ये उस चीज के उलट है जो राहुल गांधी विदेश में कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? इसमें कोई रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसे विकृत वाक्य को क्या रिएक्ट करें? राहुल गांधी ने आज तक न विदेश में न देश में कहा है कि लोकतंत्र नहीं। वो जो वक्तव्य देते हैं, स्पीच देते हैं, उसको आप न पढ़ते हो न समझते हो। आपके नहीं, यानी हमारे विपक्ष के लोग न समझते हैं। ऐसी कोई विरोधी बात कभी कही नहीं किसी ने। सर सिंघवी साहब आपने कहा, सिंघवी साहब अभी आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी स्पीकर मान लेंगे और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने आशंका भी जताई कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस मंत्रालय से पूछो, उस मंत्रालय से पूछो, तो कब तक आप लोग इंतजार करेंगे और किस समय के बाद आप वापस अदालत जाएंगे? आपको माननीय सभापति से पूछना चाहिए। सिर्फ एक ही मैं सेंटेंस वाक्य कहूंगा कि आपको ओपिनियन, सुझाव, सुलह, मत की आवश्यकता नहीं पड़ी जब आपने लगभग 48 घंटे, मुझे याद नहीं है, या 24 घंटे में राहुल गांधी को कहा कि कृपया आप बाहर चले जाइए। उस वक्त कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं थी। उस वक्त बहुत जो पेचीदे प्रश्न थे कानून के, वो सब आपको साफ थे। अब जब उसको स्टे कर दिया है तो आपको जितने सारे ये मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या न होगा? ये तो बदिरादा ही होगा ना, और क्या होगा? सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर और भी केसेस पेंडिंग है, जैसे वीडी सावरकर वाला है, उसके लिए कोई प्लान अभी से तैयार है आप लोगों के पास? सर, मैंने आपको बताया ना, हमने चार्ट डाल रखी है। 13 केसेस हैं उनका। अगर एक फैक्ट्री है जिनका काम सिर्फ ये है कि 13 करोड़ लोगों में सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही इससे अवमानना होती है, वो केस फाइल करते रहेंगे। आई थिंक ये लॉयर्स की कम्युनिटी के लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ है। लाजवाब।